हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में दो टॉपिक्स पर, जिनका नाम है अधिगम वक्र और अधिगम पठार, यानी लर्निंग कर्व और लर्निंग प्लेट्यू के बारे में इस वीडियो में बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा अधिगम वक्र। देखिए, अधिगम वक्र का अर्थ क्या होता है जानते हैं। लिखा है, जब सीखने हम जाते हैं, यानी जब हम सीखने जाते हैं तो कभी सीखने की गति तीव्र होती है और कभी सीखने की गति मंद यानी धीमी होती है। तो सीखने की इस गति को जो है जब हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो ये कहा जाता है अधिगम वक्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी अधिगम वक्र क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो हम किसी चीज़ को कभी कभी जल्दी सीखते हैं और कभी कभी धीमे सीखते हैं। तो इसी को जो है ग्राफ पर दिखाना जो होता है वो होता है आपका अधिगम वक्र। देखिए, अधिगम वक्र की दो परिभाषाएं हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में ये पूछी गई हैं। पहली परिभाषा है गेट्स व अन्य के अनुसार। ये कहते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नत की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यानी सीखने के वक्र यानी अधिगम वक्र क्या है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नत की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। ये किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। अगली परिभाषा है स्किनर महोदय की। ये कहते हैं, अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस परिभाषा को, दोनों ही परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, स्किनर महोदय जो थे आपके, ये अमेरिका के निवासी थे। 1938 में जो है इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसको सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था और 1943 में जो प्रयोग किया था वो था कबूतर। ठीक है, तो परिभाषाएं ध्यान रखिएगा दोनों। अब जानेंगे अधिगम वक्र के प्रकार। यानी अधिगम वक्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है आपका सरल रेखीय वक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व, या इसे कहते हैं शून्य त्वरित वक्र। दूसरा होता है उन्नतोदर अधिगम वक्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। तीसरा होता है नतोदर वक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव कर्व। चौथा होता है मिक्स्ड कर्व यानी मिश्रित वक्र। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों की संभावना रहती है पूछे जाने की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। तो पहला वक्र है हमारा सरल रेखीय वक्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, या शून्य त्वरित वक्र इसे कहा जाता है। देखिए, ये क्या होता है, सीखने की गति इसमें जो है लगातार बढ़ती रहती है। देखिए, इसमें सीखने की जो गति है ये लगातार समय के साथ बढ़ती रहती है और ये शून्य त्वरित वक्र कहलाता है। और इस प्रकार का जो वक्र है ये बहुत ही कम, यानी कह सकते हैं कभी भी नहीं बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधिगम वक्र है जिसमें सीखने की गति जो है लगातार बढ़ती रहती है? तो आपका ये होता है सरल रेखीय वक्र या शून्य त्वरित वक्र। अगला आपका वक्र है उन्नतोदर वक्र। देखिए, इसे इंग्लिश में कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है। देखिए, उन्नतोदर वक्र यानी उन्नति, पहले उन्नति होगी बाद में अवनति होगी। यानी पहले जो सीखने की गति होगी वो तीव्र होगी और बाद में जो है सीखने की गति मंद हो जाती है। तो यह आपका होता है कॉन्वेक्स कर्व, या कह सकते हैं ऋणात्मक वक्र या उत्तल वक्र। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उन्नतोदर वक्र जो है इसकी आकृति जो होती है ये उत्तल वक्र के समान होती है। इसमें जो गति होती है प्रारंभ में तीव्र, बाद में धीमी हो जाती है। ठीक है, यानी पहले जो है तीव्र, बाद में धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार का वक्र होता है आपका उन्नतोदर वक्र। ठीक है, इसे जो है ऋणात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा वक्र है आपका नतोदर वक्र। नत मतलब कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं नीचे से। तो यानी इसमें जो है प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है,
बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है। इंग्लिश में इसे कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। देखिए, प्रारंभ में जो है सीखने की गति धीमी है, बाद में जो है एकदम बढ़ती जा रही है। तो ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति मंद, बाद में तीव्र हो जाती है, ये आपका होता है धनात्मक वक्र। देखिए, बाद में आपको क्या है, पॉजिटिविटी मिल रही है, इसी वजह से इस वक्र को धनात्मक वक्र कहा जाता है, या कह सकते हैं अवतल वक्र कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अवतल वक्र यानी अवतल आकृति वाला वक्र कौन सा होता है, तो धनात्मक वक्र या कह सकते हैं नतोदर वक्र जो होता है, ये आपका अवतल वक्र होता है। और उत्तल वाला जो होता है वो आपका ऋणात्मक वक्र और उन्नतोदर वक्र होता है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। चौथा है हमारा मिश्रित वक्र। लिखा, ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति कभी धीमी और कभी तीव्र होती है, यह इस आकार का होता है। यह नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया मिश्रित वक्र क्या होता है। ऐसा वक्र जिसमें सीखने की गति कभी धीमी कभी तेज होती है और इसकी आकृति जो है इस आकार की होती है। देखिए, इस आकार की है, तो एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा कौन सा अधिगम वक्र है जिसमें सीखने की गति कभी धीमी और कभी तेज होती है, कौन सा वक्र होगा, तो ये आपका होगा मिश्रित वक्र। और ऐसा आकृति किसकी होती है, ये होती है मिश्रित वक्र की। तो ये हमारे होते हैं 4 प्रकार के अधिगम वक्र। अब जानते हैं अधिगम पठार के बारे में। देखिए, अधिगम पठार इंग्लिश में लर्निंग प्लेट्यू। देखिए, अधिगम पठार में ये होता है कि जब हम किसी प्रक्रिया यानी किसी प्रोसेस में कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं तो हम कभी कम सीखते हैं और कभी ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हम बिल्कुल भी सीख नहीं पाते हैं। तो ऐसा समय जब हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं तो वो आपकी स्थिति होती है अधिगम पठार की स्थिति। देखिए, लिखा क्या है, लिखा है अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी कम, लेकिन एक समय जब ऐसा आता है जब सीखने में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है, अर्थात सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति जो होती है ये आपकी अधिगम पठार की स्थिति कहलाती है। देखिए क्या है, देखिए शुरू शुरू में जो है आप जब सीख रहे थे तो एकदम से जो है आप सीखने लगे, ज़्यादा सीखे, लेकिन जो है अचानक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपका सीखना एकदम बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जब आप जो है बिल्कुल सीख नहीं पाते हैं तो ये ऐसी स्थिति होती है आपकी अधिगम पठार की स्थिति। अधिगम पठार की स्थिति जो है काफ़ी दिनों के लिए भी हो सकती है और थोड़ी देर के लिए भी हो सकती है। जैसे आप देखे होंगे जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो 40-50 मिनट जो है आप अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, यानी कुछ भी आप याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं तो आप जो है फिर से उसको याद करने लगते हैं। तो अधिगम पठार की स्थिति जो है ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे अधिगम पठार का अर्थ। अब जानते हैं परिभाषाओं के बारे में। इनकी भी 2 परिभाषा हैं, शायद हाँ 2 ही परिभाषा हैं। पहली परिभाषा जो है ये स्किनर की है। ये कहते हैं पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। जिसमें सीखने, लिखा है पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। देखिए कुछ पता चल रहा है कि हम इसमें क्या सीख रहे हैं, तो वही तो लिखा हुआ है। लिखा है पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। तो ये किसने कहा है? स्किनर महोदय ने। अगला है रॉस। रॉस कहते हैं पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करता है, या कह सकते हैं सूचित करते हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में या सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। रॉस कहते हैं पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अधिगम पठार के कारण कौन कौन से होते हैं? मनोशारीरिक सीमा, अनुचित विधियां, अभ्यास का अभाव, प्रेरणा का अभाव, व्यवधान, नकारात्मक कार्य और जटिल कार्य। देखिए मनोशारीरिक सीमा, आपकी अगर बॉडी और मन जो है किसी काम को करने में लगेगा तो आप उस काम को करते रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन नहीं करेगा तो अधिगम पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अनुचित विधियां, क्लास में अगर आप जो है अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहे होते हैं तब भी जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं और अधिगम पठार की स्थिति बनेगी। अभ्यास का अभाव, अभ्यास का अभाव जो होता है, प्रैक्टिस का जो अभाव होता है, वो भी जो है अधिगम पठार की स्थिति को उत्पन्न करता है। प्रेरणा का प्रभाव, यानी प्रेरणा जो होती है, जो मोटिवेशन होता है, वो भी जो है क्या करता है? अधिगम पठार को उत्पन्न करता है। अगर आप जो मोटिवेशन नहीं देते हैं बच्चों को तो वो नहीं सीखेंगे। नकारात्मक कार्य, व्यवधान और जटिल कार्य। तो नकारात्मक कार्य है, आप
जो है गलत काम मतलब अच्छा काम कर रहे थे तो गलत काम भी कुछ करने लगते हैं। तो जो नकारात्मक निगेटिव वर्क होता है वो भी जो है आपको अच्छे कार्य करने से रोकता है, यानी अधिगम पठार की स्थिति को उत्पन्न करता है। जटिल कार्य, कभी कभी गणित के ऐसे सवाल आते हैं, आप जो है कभी कोई प्रैक्टिस सेट कर रहे होते हैं, उसमें लगता है 4-5 तो सही होते हैं, लेकिन उसके बाद जो 5-10 क्वेश्चन आगे गए आते हैं इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है सब कुछ भूल गए। तो जटिल कार्य भी जो है अधिगम पठार के लिए उत्तरदायी है। निवारण क्या होता है अधिगम पठार का? सही लिखा है, समय का सही वितरण। अगर अच्छी तरीके से समय का वितरण किया जाएगा, समय सारणी को अच्छे से बनाया जाएगा, तो आपके जो बच्चे हैं विद्यालय के या आप खुद हैं, तो आप जो है अधिगम पठार की स्थिति को दूर कर सकते हैं। प्रेरणा देना, अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, अधिगम पठार की सिचुएशन में पहुंच गए, तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। विश्राम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, 4 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए 1 घंटे में जो है 40, ऐसा होता है 1 घंटे में अगर आप लगातार पढ़ रहे होते हैं तो 40 से 45 मिनट जो है आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। अगर फिर उसके बाद अगर थोड़ा भी ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप जो है नहीं पढ़ पाते हैं। तो विश्राम, थोड़ा आपको रुकना पड़ता है, फिर जो है एनर्जी गेन करते हैं, फिर आप जो है अच्छे से शुरू कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी करने लगते हैं। तो विश्राम भी जरूरी है। अगला है शिक्षण विधि में परिवर्तन। अगर बच्चे अच्छे से नहीं सीख पा रहे तो शिक्षण विधियों को बदल देना चाहिए, अच्छी आदतें, ठीक है। तो ये जो है अधिगम पठार को दूर करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अधिगम वक्र और अधिगम पठार। अब देखते हैं आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं इस वीडियो में, और जितने भी सही करिएगा भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा मेहनत से जो है आपके लिए नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ से नोट्स मिलते रहेंगे समय समय पर। पहला प्रश्न हमारा, अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं सभी को पता होना चाहिए, 4। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। किसने कहा है? स्किनर, रॉस, वुडवर्थ, पावलोव। अधिगम वक्र दी गई क्रिया में उन्नत या अवनत का वर्गांकित पर ब्यौरा है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है, धनात्मक अधिगम वक्र कौन सा होता है? सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या मिश्रित वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र जो है भैया कौन होता है? बताइए। मतलब देखिए, ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में जो है सीखने की गति मंद और बाद में जो है अधिक हो जाती है, वो आपका धनात्मक अधिगम वक्र होता है, यानी नतोदर वक्र होगा भैया। बी ऑप्शन आपका सही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है ना। अगला है, एस आकार का अधिगम वक्र कौन सा होता है? सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। तो ये होगा, आपको पता होना चाहिए मिश्रित वक्र होता है। अगला है, अवतल वक्र किस अधिगम वक्र को कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, फिर नतोदर वक्र है तो इसको मान लीजिए उन्नतोदर है आपका, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो अवतल वक्र जो है निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र कहलाएगा? तो ये होगा आपका नतोदर वक्र, यानी कह सकते हैं नतोदर वक्र जो है आपका वो धनात्मक भी है और अवतल आकृति वाला भी होता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।